सो द चैप्टर इज कंपोनेंट ऑफ फूड। इसका हम बहुत स्पीड से क्विक रिव्यू देखेंगे। सो कंपोनेंट फूड में सब फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड दैट नरिश द बॉडी। अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड में जब हम पढ़ते हैं तो फूड कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? जो भी फूड हम लोग इनटेक कर रहे हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके अंदर सॉल्ट होता है, उसके अंदर वाटर होता है, उसके अंदर रफेज होता है, उसके अंदर न्यूट्रिशंस होता है। ये मेन 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 पार्ट्स होते हैं फूड के। कौन कौन से? सॉल्ट, वाटर, रफेज एंड न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस का जो पार्ट होता है वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है और हमारी बॉडी को नरिश करता है। उस पार्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंस, ये इस टाइप के केमिकल सब्सटेंस होते हैं प्रेजेंट इन अवर फूड, जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं और जो हमारे बॉडी को नरिश करते हैं। नरिश का मतलब क्या है? नरिश का मतलब ये है कि वो बॉडी को हेल्प करते हैं उसको ग्रो करने के लिए और उसको हेल्दी रखने के लिए। इसे कहते हैं नरिशमेंट। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस दैट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। दे आर ऑब्टेन्ड थ्रू फूड। ये डेफिनेशन आपको ज़्यादा अच्छे से समझनी चाहिए। सेकंड वाली, न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस दैट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो हमारी ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, हमारे डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हेल्प करते हैं। हमारे फूड में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके अलावा हमारे फूड में और क्या प्रेजेंट होता है? डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। वाटर हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन हम उसे डाइजेस्ट नहीं करते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन? जब न्यूट्रिशन हम लोग इनटेक करते हैं तो न्यूट्रिशन को हम क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं और वो जो केमिकल है उसको ब्रेक डाउन करके हम अपने बॉडी में यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है डाइजेशन। लेकिन वाटर जब हम इनटेक करते हैं तो हम उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं लेकिन उसको ब्रेक डाउन नहीं करते, वाटर को हम तोड़ते नहीं हैं। सो वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। वाटर, डाइटरी फाइबर्स खाने के अंदर वो कंपोनेंट्स जिसे हम डाइजेस्ट नहीं करते हैं लेकिन वो न्यूट्रिशंस के डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है, उसे कहते हैं डाइटरी फाइबर्स। जैसे कि जितना भी हम खाना खाते हैं उसमें 100% तो हम पचा नहीं लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो बची हुई रहती है उसको हम टॉयलेट में फ्लश कर देते हैं। वो जो बचा हुआ कंपोनेंट है डेट इज़ डाइटरी फाइबर्स ऑफ आवर फूड, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है लेकिन वो खुद डाइजेस्ट नहीं होता। Next is carbohydrates. Carbohydrates are energy giving compounds. This is very much clear to all of you. Carbohydrates ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो कि फूड में प्रेजेंट होता है जिसे इनटेक करने पर, डाइजेस्ट करने पर हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है शुगर जिसको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं एंड अनदर वन इज स्टार्च जिसे हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट किया जाता है स्टार्च के टेस्ट के लिए। जब भी हमें स्टार्च डिटेक्ट करना होता है तो हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करते हैं जिससे कि उसका कलर ब्लैकिश ब्लू हो जाता है और ये टेस्ट हम लोग क्लास में कर चुके हैं। शुगर और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जो एकदम सिंपल है, छोटे छोटे पीसेस हैं शुगर के, जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं, फ्रक्टोज भी कहते हैं, लैक्टोज भी कहते हैं और सुक्रोज भी कहते हैं। ये एक्चुअली एक ही टाइप का मॉलिक्यूल होता है जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर हमें बहुत हायर क्लासेस में पढ़ना है, 11th और 12th क्लास में। अभी हमें सिर्फ इतना जानना है कि भाई जो भी शुगर होता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो दे आर सोल्यूबल इन वाटर, जैसे कि ग्लूकोन डी पाउडर हमारा वाटर के अंदर पूरा डिजोल्व हो जाता है एंड हेंस दे आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर इजीली डाइजेस्टेड एंड प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू अवर बॉडी। जब भी कभी किसी को चक्कर आता है या फिर कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, तो जैसे कि कभी हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? कमज़ोरी आने पर उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज पचने के लिए बहुत आसान होता है और इंस्टेंट एनर्जी देता है हमारी बॉडी को। अगर किसी को चक्कर आ रहा है, गर्मी ज़्यादा लग रही है, तो उसे ग्लूकोन डी का पाउडर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, उसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, वो हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है। ठीक इसी तरह से फ्रूट्स में फ्रक्टोज पाया जाता है जो कि ग्लूकोज का एक दूसरा स्ट्रक्चर है। मिल्क के अंदर लैक्टोज पाया जाता है, वो भी ग्लूकोज का अलग स्ट्रक्चर है। टेबल शुगर के अंदर सुक्रोज पाया जाता है, वो भी ग्लूकोज का अलग स्ट्रक्चर है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज लगभग सारे फूड में प्रेजेंट होता है। द शुगर दैट अवर बॉडी यूजेस मोस्ट इज ग्लूकोज। स्टार्च और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब स्टार्च क्या चीज़ है?
जब बहुत सारा शुगर आपस में मिलके एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप फॉर्म कर लेता है, उसे कहते हैं स्टार्च। जैसे कि आप ये मान के चलो कि एक इंडिविजुअल जो व्यक्ति है वो है शुगर, लेकिन पूरी भीड़ जमा हो गई तो उसे कहेंगे स्टार्च। सो दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। जब लोग एकदम भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी तरह से दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि शुगर का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक ग्रुप बन जाता है जो आपस में एक दूसरे के अंदर मिल जाता है, एक दूसरे को पकड़ के रखता है, तो वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं हो पाते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स डू नॉट रिलीज एनर्जी इंस्टेंटली। वो इंस्टेंटली एनर्जी रिलीज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक ग्रुप के अंदर बंधे हुए हैं। जब वो ग्रुप से एक एक करके अलग होंगे उसके बाद में वो एनर्जी देंगे। इसीलिए कभी भी स्टार्च इंस्टेंट एनर्जी रिलीज नहीं करता। पहले स्टार्च हमारे बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद में वो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। इसलिए वो इंस्टेंटली एनर्जी रिलीज नहीं करता। लाइक शुगर, बिकॉज द स्टार्च फर्स्ट कन्वर्ट्स इनटू शुगर एंड देन एनर्जी इज रिलीज्ड। दे आर फाउंड इन राइस, पोटैटो, कॉर्न, मिलेट, व्हीट। हमें स्टार्च कहाँ कहाँ पे मिलता है? राइस में मिलता है, पोटैटो में मिलता है, कॉर्न में मिलता है, मिलेट में मिलता है और व्हीट में मिलता है। सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ स्टार्च। सोहरगम, ज्वार, पर्ल मिलेट जिसे हम बाजरा भी कहते हैं, राइस जिसमें पेडी क्रॉप होता है, पेडी के अंदर से हम राइस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन वी हैव फिंगर मिलेट जिसको हम रागी भी कहते हैं, मेज, भुट्टा, पोटैटो, आलू, आप लोगों को पता ही होगा। सो नेक्स्ट इज सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हम लोग पढ़ चुके हैं सीरियल्स, व्हीट, राइस, पिजन पी, मेज, रागी एटसेट्रा। पल्सेस, किडनी बीन्स में भी हमको स्टार्च मिल जाता है। चिकपीस मतलब काबुली चना, उसके अंदर भी हमें स्टार्च मिल जाता है। और लेंटिल्स, दालों के अंदर भी कुछ मात्रा में हमें स्टार्च मिल जाता है। रूट्स एंड ट्यूबर्स जैसे कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बीट रूट, टेपियोका, इसके अंदर भी हमें शुगर मिल जाता है। हमें ज़्यादा एग्जांपल्स इसके याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जिसको हमेशा हमें याद रखना है। सबसे पहले है राइस। राइस तो हमें बिल्कुल याद रखना है। जब भी कभी स्टार्च की बारी आई, स्टार्च लिखना है हमें एग्जाम्पल्स में, तो हमें राइस जरूर लिखना है। राइस के साथ में हमें पोटैटो ज़रूर लिखना है। पोटैटो के साथ में स्वीट पोटैटो, ये भी ज़रूर लिखना है। ये 3 एग्जाम्पल्स हमें डेफिनेटली लिखना है। इसके साथ में अगर हम कुछ एडिशनल एग्जाम्पल्स लिखना चाहे तो व्हीट और मेज, इसको याद रखना है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड जैसे पिजन पी क्या होता है, अरहर दाल, चिकपीस, ग्रीन लेंटिल, किडनी बीन्स, स्वीट पोटैटो, रेड लेंटिल, बीट रूट, टेपियोका एंड ब्राउन लेंटिल्स। ये सब आप लोगों ने अपने घर में देखे होंगे। अपने मम्मी पापा से जरूर पूछिए कि इसको घर में क्या बोला जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज फैट्स। फैट्स क्या करता है? फैट्स गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प आवर बॉडी एब्जॉर्ब अदर न्यूट्रिशंस। फैट्स हमारे बॉडी में 2 काम करता है। एक तो ये हमें एनर्जी भी देता है, दूसरा ये हेल्प भी करता है कि हम दूसरे न्यूट्रिशंस को डाइजेस्ट कर सकें। फैट्स गिव्स ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट्स हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है। आवर बॉडी कैन यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट मोर इजीली एज कम्पेयर टू फैट फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। हमारी बॉडी ज़्यादा इजीली कार्बोहाइड्रेट को यूज़ कर सकती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी क्या है? वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है, तो इसको यूज़ करना ज़्यादा इजी होता है। लेकिन फैट्स के मॉलिक्यूल बहुत बड़े होते हैं, बहुत लॉन्ग चेन होते हैं, तो उसको ब्रेक डाउन करना और उसको यूटिलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मोस्टली जो फैट्स होता है वो हमारे बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है। तो इसलिए हम लोग देखते थे कई लोग जो मोटे रहते हैं उनके अंदर फैट्स का अमाउंट ज़्यादा होता है। कंज्यूमिंग फैट्स इन एक्सेस में लीड टू ओबेसिटी। व्हाट इज ओबेसिटी? जब हमारे बॉडी में बहुत सारा चर्बी जमा हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैट्स जमा हो जाता है और मोटे हो जाते हैं, उस कंडीशन को कहा जाता है ओबेसिटी। सोर्सेस ऑफ फैट्स। हमें फैट्स कहाँ कहाँ से मिलता है? हमें पता है फैट्स कहाँ से मिलता है। कुकिंग ऑयल से मिलता है, हमें घी में मिलता है, बटर में मिलता है, ऑयल सीड्स, नट्स, मीट, पोल्ट्री, एग योक। एग योक मतलब जो अंडे के अंदर जो येलोइश पार्ट होता है उसमें एक्चुअली फैट्स मिलता है। और जो अंडे के अंदर जो वाइट कलर का पार्ट होता है, जिसे बॉईल करने के बाद में वो वाइट हो जाता है, उसमें मेनली हमें प्रोटीन मिलता है। सो होल मिल्क के अंदर भी हमें अच्छे खासे अमाउंट में फैट्स मिल जाता है, क्योंकि मिल्क से ही हम लोग क्रीम एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्रीम से हम घी या फिर बटर एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मिल्क के अंदर विजिबल तो नहीं होता बट फैट्स अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होता है।
चीज़ एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम आगे चल के देखेंगे फैटी फूड आइटम्स। कौन कौन से फूड आइटम्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें फूड मिल जाता है। प्यूरीज, कचौरी, पूरी मतलब जो हम तलते हैं ना, पूरी जो छानते हैं हम लोग तेल में, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट होता है क्योंकि ऑयल के अंदर फैट्स मिलता है और वही फैट फिर पूरी में मिल जाता है। कचौरी, कचौरी भी तल के निकालते उसमें फैट अमाउंट ज़्यादा होगा। समोसा, उसे भी तल के निकाला जाता है। फ्राइड चिप्स, पीनट्स, पकौड़ास, घी, बटर, ऑयल एट्सेट्रा। तो बटर, घी ये अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जितने भी फ्राइड फूड हैं वो हमें वो सारे फ्राइड फूड को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर जो फैट्स मिलता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की भी अमाउंट ज़्यादा होती है। सेकेंड थिंग, घी हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी, घी नहीं, फैटी फूड्स लाइक फैट्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। फैट हमारे बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो दूसरे न्यूट्रिशंस को भी डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। हम आगे चल के देखेंगे कि वो कौन कौन से न्यूट्रिशंस है। द लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन हेल्प्स टू कंजर्व बॉडी हीट। जो लोग मोटे होते हैं, जिनके जिनके अंदर चर्बी का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, फैट्स का अमाउंट ज़्यादा होता है, वो एक्चुअली उनको ठंड से बचाने के लिए भी हेल्प करता है। एनिमल्स लाइक सील्स और पोलर बियर्स हैव थिक लेयर ऑफ फैट्स। जो भी हमें ठंडे जगह पर, बहुत ज़्यादा जहाँ पर ठंडी होती है, जैसे कि पोलर बियर हो गया, पेंगुइन्स हो गए, इनकी बॉडी अगर हम देखेंगे तो बहुत चिकनी, बहुत स्मूथ बॉडी होती है क्योंकि उनके बॉडी के अंदर जो लेयर जमी रहती है, एक मोटी चर्बी की लेयर जमी रहती है। चर्बी मतलब फैट्स, फैट्स की एक बहुत मोटी लेयर उनके अंदर होती है, उसे कहते हैं ब्लबर। ब्लबर क्या करता है? उनकी बॉडी को कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है। जब जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होता है वहाँ पर उनकी चर्बी जो रहती है उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। सो एनिमल्स लाइक सील्स और पोलर बियर्स हैव थिक लेयर ऑफ फैट नोन एज ब्लबर अंडर स्किन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। द फैटी टिश्यूज सराउंडिंग द ऑर्गन्स लाइक आईज एंड किडनी गिव्स प्रोटेक्शन बाय एक्टिंग एज शॉक एब्जॉर्बर। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर अगर फैट्स हैं तो वो फैट्स के ऊपर, जैसे कि उसको कभी कोई शॉक लगा, जैसे कि काम करते टाइम कोई चीज़ हमसे टकरा गई, तो सबसे पहले वो किसको शॉक करेगी? वो हमारे फैट्स को स्ट्राइक करेगी। फैट्स को स्ट्राइक करने के बाद में उसका इंटेंसिटी ऑफ इम्पैक्ट कम हो जाएगा और हमारे इंटरनल ऑर्गन को चोट कम पहुंचेगी। इसलिए फैट्स जो रहता है वो हमारे इंटरनल बॉडी कंपोनेंट्स को भी सेव करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि जब भी किसी चीज़ से हम टकराएंगे तो पहले वो फैट पे टकराएगी और फैट पे टकराने के बाद में उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से हमारे इंटरनल ऑर्गन तक जो एनर्जी पहुंचेगी, जो इम्पैक्ट पहुंचेगा, जो जर्क पहुंचेगा, वो कम हो जाएगा। इससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बच जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। प्रोटीन किस चीज़ में हेल्प करता है? नए सेल बनाने के लिए हेल्प करता है। या फिर इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो पूरा बॉडी बना हुआ है, जितना भी मस्कुलर पार्ट बना हुआ है हमारे बॉडी का, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो हमारे मसल्स में कभी भी कोई टूट फूट होती है, कोई भी सेल डाई आउट होती है, कभी भी हमको चोट लगती है, तो उसका रिकवरी भी प्रोटीन से ही होता है। सो प्रोटीन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स एंड रिप्लेस द डेड एंड वॉर्न आउट सेल्स विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी किस चीज़ से मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। और सेल किससे मिलकर बना है? वो प्रोटीन से मिलकर बना है। तो जब भी हमारे बॉडी में सेल की कमी होगी या फिर सेल प्रोड्यूस करने की जरूरत होगी तो हमें एक्चुअली प्रोटीन की जरूरत होगी। अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन नहीं है तो हम नई सेल्स भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड टू अमीनो एसिड्स विच हेल्प्स इन बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। अब ये अमीनो एसिड क्या है? हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में, ये दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक सिंपल होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट से मिलकर जब एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्रिएट होता है, ठीक उसी तरह से जो प्रोटीन रहता है वो उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड के आपस में मिलने की वजह से बनता है। जब बहुत सारा अमीनो डिफरेंट टाइप का या फिर बहुत सारा एक ही टाइप का अमीनो एसिड भी आपस में मिल जाता है तो वो एक लंबा चेन फॉर्म करता है जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अमीनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रोटीन का जो सिंपलर फॉर्म क्या हुआ? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड क्या करता है? इट हेल्प्स इन बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। जैसे कि हमें कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को अगर यूज़ करना था तो स्टार्च सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता था जिसे हम शुगर कहते थे, जिसे हम ग्लूकोज कहते थे।
और वो ग्लूकोज हमारी बॉडी डायरेक्ट यूज़ करती थी। ठीक उसी तरह से जब हमको प्रोटीन यूज़ करना रहेगा तो वो छोटे छोटे अमीनो एसिड के पार्ट्स में टूटेंगे और वो अमीनो एसिड हमारी बॉडी यूज़ करती है। सो दैट फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। हमें याद रखना है कि प्रोटीन को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन पर डे डेवलपमेंट, इट डिपेंड्स ऑन एज, जेंडर, बॉडी टाइप ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई बॉडी बिल्डर है, कोई बॉडी बिल्डर को अपनी बॉडी बिल्ड करना है तो उसके लिए उसको ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसको अपने बॉडी के अंदर मसल्स को डेवलप करना है और मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। सो दे विल रिक्वायर हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन एज कम्पेयर टू अदर पीपल। लेकिन अगर हम छोटे बच्चे की बात करें और बड़े की बात करें तो छोटे बच्चों को प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत है क्योंकि उनकी बॉडी ग्रो कर रही है और बॉडी को ग्रो करने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है। इस तरह से एज, जेंडर और बॉडी वेट और बॉडी टाइप के हिसाब से डिफरेंट इंडिविजुअल्स को डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नाउ व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन? प्लांट से मिलने वाले बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि सोयाबीन, पल्सेस, नट्स, ऑयल सीड्स लाइक सीसम, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, सोयाबीन, दालें, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन मिलता है। और हमें ये चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। जब भी कभी हमें एग्जांपल लिखना हो तो डेफिनेटली हमें कुछ चीज़ें ज़रूर लिखनी है। व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन? व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन फाउंड फ्रॉम द प्लांट्स? प्लांट्स से कौन सा प्रोटीन मिलता है? हमें पल्सेस के फॉर्मेट में जो प्रोटीन मिलता है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स, पल्सेस। नेक्स्ट इज ग्राउंडनट, ये दो एग्जांपल हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट इज सोयाबीन भी हमें बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि सोयाबीन इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट इज एनिमल प्रोडक्ट्स, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट आप उठा के देख लीजिए उसके अंदर हमें प्रोटीन मिलेगा। क्यों? इसका कारण हम लोग समझ सकते हैं कि क्योंकि बॉडी जो बनी हुई है वो प्रोटीन से बनी हुई है। तो एनिमल से जो भी हमें मिलेगा इट विल कंटेन प्रोटीन लाइक मीट, मिल्क, एग, चीज, फिश, लॉबस्टर मतलब एक पानी में रहने वाला एक जानवर होता है जिसे झींगा भी कहते हैं। सो नेक्स्ट इज विटामिन्स आर द ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटीज। अब विटामिन्स कौन से केमिकल्स हैं? जैसे हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है, लेकिन उसकी ज़्यादा अमाउंट में जरूरत होती है तो उसको डिफरेंट कैटेगरी में रखा गया है। विटामिन्स की भी हमारी बॉडी को जरूरत होती है बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, लेकिन विटामिन्स की जरूरत हमारी बॉडी को कम अमाउंट में होती है अगर हम एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कंपैरिजन में हमें विटामिन की कम जरूरत होती है, इसलिए इसको डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है। लेकिन विटामिन के साथ में हम मिनरल्स भी पढ़ते हैं। मिनरल्स और विटामिन में ये फर्क होता है कि जो विटामिन रहते हैं वो प्लांट खुद प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन बॉडी में वो अपने आप प्रोड्यूस होता है या फिर दूसरे जानवरों में भी अपने आप प्रोड्यूस होता है। हमारे जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो विटामिन को प्रोड्यूस करती है। बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब जो हमारे बॉडी में रिएक्शंस चलती रहती है केमिकल रिएक्शन, उसे बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो विटामिन जो भी प्रोड्यूस होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से बनता है। लेकिन जो मिनरल्स होता है वो हमें इन्वायरमेंट से डायरेक्टली मिलता है। मिनरल्स जो इन्वायरमेंट से डायरेक्टली मिलता है, जैसे कि प्लांट को भी अगर किसी मिनरल की जरूरत है तो वो अपने जड़ों से डायरेक्टली इन्वायरमेंट से उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और हमें भी अगर जरूरत है तो हम प्लांट के जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उससे हमें मिनरल्स मिल जाते हैं। इसलिए मिनरल्स और विटामिन को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। तो अभी हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन आर द ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटीज। दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। ये हमारी बॉडी को डिजीज से बचाने के लिए हेल्प करती है। विटामिन आर represented by the letters of alphabet such as A, B, C, D, E, K। हम लोगों ने सुना होगा विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। इतने टाइप के विटामिन हम यूज करते हैं, और इसके अंदर भी कई सब कैटेगरीज होती हैं। विटामिन A, D, E और K। विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K जो होता है वो फैट में सोल्यूबल होता है। जैसे कि कई चीज़ें वाटर में डिजोल्व होती है, कई चीज़ें वाटर में डिजोल्व नहीं होती हैं। ठीक उसी तरह से कई विटामिन वाटर में डिजोल्व होते हैं, कुछ विटामिन वाटर में डिजोल्व नहीं होते। जो विटामिन वाटर में डिजोल्व नहीं होते वो कौन कौन से? विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। और जो विटामिन वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं वो कौन कौन से? विटामिन B और विटामिन C।
लेट्स टॉक अबाउट विटामिन ए. विटामिन ए इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन. ये फैट में डिजोल्व हो सकता है. देयर आर टू प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए. एक कैरोटेनॉल होता है जो कि हमारे कोर्स में नहीं है, एक कैरोटेनॉइड होता है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है. इट कीप्स द आईज एंड स्किन हेल्दी. हमें ये याद रखना है कि विटामिन ए का क्या रोल है. विटामिन ए का रोल ये है कि वो हमारे आंखों को और हमारी स्किन को हेल्दी रखता है. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस? जब भी हमें डिम लाइट में, कम लाइट में, शाम के समय या सुबह के समय अगर देखने में दिक्कत आ रही है, चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं दे रही है, इसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस. और ये नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होती है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. हमारे बॉडी में जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तब हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है. अब इस नाइट ब्लाइंडनेस को कैसे ठीक कर सकते हैं? विटामिन ए के प्रॉपर इनटेक्स हैं. तो हमें विटामिन ए कहाँ से मिलेगा? मिल्क में, एग, कॉड लिवर ऑयल, टोमेटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन ए. तो कभी भी विटामिन का सोर्स लिखने के लिए आए तो हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखना है कि हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लिखना है. कभी भी विटामिन या मिनरल्स का सोर्स लिखना हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमें ज़रूर लिखना है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में लगभग सारे टाइप के विटामिन हमें मिल जाते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट विटामिन बी. विटामिन बी इज अ ग्रुप ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन. विटामिन बी एक अकेला विटामिन नहीं है. विटामिन बी के अंदर भी बहुत सारे सब कैटेगरीज के विटामिन हमें मिलते हैं. इसलिए क्या कहा जाता है? विटामिन बी इज अ ग्रुप ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है. एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है. हेल्दी स्किन ग्रोथ, हेल्दी नर्वस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है विटामिन बी का वो होता है हेल्दी नर्वस सिस्टम. हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए विटामिन बी बहुत ज़रूरी होता है. और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी प्रॉपर रखने के लिए विटामिन बी बहुत ज़रूरी होता है. मेन कंपोनेंट हमें हमेशा याद रखना है हेल्दी नर्वस सिस्टम. हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए विटामिन बी बहुत ज़रूरी है. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज बेरी. बेरी इज नेम ऑफ डिजीज जो कि विटामिन बी के कमी से होता है. जब भी हमारे बॉडी में विटामिन बी की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन बी की कमी होती है, द कंडीशन इज नोन एज बेरी डिजीज. इसमें क्या होता है? माल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम. हमारा नर्वस सिस्टम ठीक से काम करना बंद कर देता है. इससे हम अब जब नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और नर्वस सिस्टम ही ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हमारी बॉडी जो है ना वो एकदम वीक महसूस करती है. ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में जान नहीं बची है. एकदम आलसपना आ जाता है, एकदम लेजी हो जाती है हमारी बॉडी. विटामिन बी आर फाउंड इन होल ग्रेन. होल ग्रेन मतलब जो कि पूरा अनाज, जैसे कि पूरा चना हो गया, लेंटिल्स हो गए, उसमें हमें विटामिन बी मिलता है. लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल. अगेन जब भी कभी सोर्स ऑफ विटामिन पूछा जाए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल इज मस्ट टू रीड. हमेशा ग्रीन लीफी वेजिटेबल लिखना ज़रूरी है. मीट, फिश, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी विटामिन बी हमें मिल जाता है. सिंस विटामिन बी इज वाटर सोल्यूबल, द बॉडी डज नॉट स्टोर लार्ज अमाउंट्स. जब भी कोई भी वाटर सोल्यूबल चीज़ हम लोग खाते हैं, सपोज विटामिन बी इज वाटर सोल्यूबल, सो वाटर सोल्यूबल कोई भी न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में जाता है तो वो ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग वाटर का इंटेक करते हैं और वो वाटर के अंदर डिजोल्व होकर यूरिनेशन से बाहर निकल जाता है, स्वेटिंग से बाहर निकल जाता है. तो जैसे जैसे वाटर हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक उसी तरह से विटामिन बी, विटामिन सी उसके अंदर घुलकर हमारे बॉडी से बाहर निकलता है. इसलिए हमें विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन का रेगुलर इंटेक इंश्योर रखना चाहिए. इसलिए जब भी कोरोना का बीमारी हुआ था, जब कोरोना वायरस खूब फैल रहा था, तब हम विटामिन सी के टैबलेट्स खाते थे. विटामिन सी के टैबलेट्स हम डेली खाते थे ताकि हमारे बॉडी के अंदर विटामिन सी बना रहे. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट विटामिन सी. विटामिन सी ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड. हमें याद रखना है कि विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड. और ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये पानी में घुल जाता है. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स. हमारे दांत और मसूड़े मतलब दांत के ऊपर जो मसल्स होती है उसे कहते हैं गम्स, और हिंदी में उसे कहा जाता है मसूड़े. इसे हेल्दी रखने के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी होता है. हेल्प्स टू फाइट डिसीजेस. विटामिन सी हमें डिसीजेस को फाइट करने में भी हेल्प करता है. इसीलिए कोरोना के टाइम पे विटामिन सी की टैबलेट्स खाते थे. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस स्कर्वी.
अगर हमारे बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाए तो उस कंडीशन से कौन सी डिसीज होती है? स्कर्वी डिसीज होती है। स्कर्वी डिसीज का क्या सिम्टम्स है? ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स। हमारे जो गम्स होते हैं, हमारे जो मसूड़े होते हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, वो सूज जाते हैं और उसमें से ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसमें से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। और जो हमारे घाव हो जाते हैं, कभी चोट लग गई तो उसको ठीक होने में भी बहुत लंबा समय लगता है। तो इस तरह से हम क्या समझ सकते हैं? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हील आवर वोम्स ऑल्सो। हमारे जो चोट लग गई, जो कोई कभी घाव हो गया, उसको भी ठीक करने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है। गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी इंक्लूड सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी कभी विटामिन सी आए तो हमें सिट्रस फ्रूट लिखना ही लिखना है। व्हाट इज सिट्रस फ्रूट? अगर आपने नींबू देखा होगा, आपने मौसम्बी देखी होगी, आपने संतरा देखा होगा, लेमन, लेमन, आंवला, स्ट्रॉबेरीज, कीवीज, टोमेटोज, इस टाइप के जो भी फ्रूट्स लगते हैं जो कि खाने में हल्के से खट्टे होते हैं या फिर कई बार बहुत ज़्यादा भी खट्टे होते हैं, इनके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। इसके अलावा भी कई एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन हमें सिट्रस फ्रूट याद रखना बहुत ज़रूरी है। और सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं? हल्के से खट्टे जो लगते हैं हमें, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। दिस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर नोन एज सिट्रस फ्रूट्स, जिससे कि हमें जूस मिलता है। Since vitamin C is water soluble, our body does not store large amount of vitamin C. हमारी बॉडी कभी भी लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन सी स्टोर नहीं रख सकती, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर के अंदर डिजोल्व होकर ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विटामिन डी। व्हाट इज विटामिन डी? विटामिन डी इज ऑफन कॉल्ड सन विटामिन। इसे सनशाइन विटामिन क्यों कहा जाता है? इसे सनशाइन विटामिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी जब भी कभी सन में एक्सपोज होती है, जब भी हम धूप में बाहर निकलते हैं, तो हमारी बॉडी अपने आप विटामिन डी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। हमारी बॉडी के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो खुद से विटामिन डी बना सकें, बट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। जैसे कि फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, प्लांट्स को जब धूप मिलती है तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम धूप में बाहर जाते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप विटामिन डी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, इसलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। So it helps in formation of teeth and bones and keeps them healthy. Actually विटामिन डी का रोल ये रहता है कि वो कैल्शियम को और फॉस्फोरस को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और हमारी बोन्स जो बनी रहती है वो कैल्शियम फॉस्फोरस से बनी होती है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से बनी होती है। तो विटामिन डी जब कैल्शियम और फॉस्फोरस को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है, तो इस तरह से जो हमारी बोन्स रहती है वो भी हेल्दी रहती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस रिकेट्स। व्हाट इज रिकेट्स? ये आप देख रहे होंगे लेग्स किस तरह से बेंड हो चुके हैं, ये सी शेप में आ चुके हैं। इस डिसीज का नाम है रिकेट्स। जब भी हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तो हम कैल्शियम फॉस्फोरस ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिसके वजह से हमारे बोन्स जो रहती हैं, हमारी हड्डियां जो रहती है वो कमज़ोर हो जाती है। अब वो हड्डियां कमज़ोर होने की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी का पूरा वेट टांगों के ऊपर रहता है, पैरों के ऊपर रहता है, तो पैरों की जो हड्डियां रहती है वो बैंड हो जाती है। इस कंडीशन को कहा जाता है रिकेट्स। विटामिन डी कैन बी ऑब्टेन थ्रू सर्टेन फूड्स लाइक फैटी फिश, सॉल्मोन, सॉल्मोन एक फिश का नाम है, मैक्रेल, मैक्रेल भी एक अलग जीव का नाम है। उसको खाने में जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके अंदर विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है और उससे हमारी बॉडी को भी विटामिन डी मिल जाता है। लेकिन अगर हम सफिशेंट क्वांटिटी में अगर मिल्क पिए और धूप में थोड़ा कुछ देर के लिए एक्सपोज हो जाए, कुछ देर के लिए धूप में पैदल निकल जाए या फिर कुछ देर तक धूप में काम कर ले, तो उससे ही हमारे बॉडी में विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। हमें ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इन केस अगर हम ज़्यादा धूप में कभी निकल नहीं पा रहे हैं तो हम डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक मिल्क, योगर्ट, एग, मशरूम्स एट्सेट्रा। However, it is difficult to get sufficient vitamin D for diet alone. कभी भी खाने से हम विटामिन डी की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, हमें सन में निकलना ही पड़ेगा ताकि हमारी बॉडी खुद से विटामिन डी बना सके। Now let's talk about vitamin E. It helps in strengthening the muscles and bones, fight against toxic substance in the body. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है विटामिन ई के बारे में कि ये हमें टॉक्सिक सब्सटेंस से बचाने का भी काम करता है। व्हाट इज टॉक्सिक सब्सटेंस? टॉक्सिक सब्सटेंस ऐसी सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे बॉडी को हार्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पॉइजन सुना होगा।
पॉइजन मतलब जहर, पॉइजन हमारे बॉडी को हार्म करता है, इट कुड ऑल्सो किल अस, वो हमें मार भी सकता है। ठीक उसी तरह से टॉक्सिक सब्सटेंस, जब भी फूड के अंदर, मान के चलो कि फूड खराब हो गया, कुछ दिनों से रखा हुआ था, उसके अंदर फूड स्पॉइल हो गया, और उस स्पॉइल्ड फूड को अगर हम लोग खा लें तो इट इज़ वेरी टॉक्सिक फॉर अस, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ईटिंग पॉइजन। जब भी हम खराब खाना खाते हैं इट इज़ वेरी टॉक्सिक, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, और उन केमिकल्स को कहा जाता है टॉक्सिक केमिकल्स। तो हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल्स जब प्रोड्यूस होते हैं, और उसमें से कई केमिकल्स टॉक्सिक भी होते हैं, उस टॉक्सिक केमिकल से बचाने के लिए भी विटामिन ई हमारी बहुत हेल्प करता है। ये उसका मेन रोल है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेस वीक मसल्स एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर हमारे बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारी मसल्स ठीक से काम नहीं करेगी और हमारा नर्वस सिस्टम भी उससे डैमेज होगा। इसलिए विटामिन ई जब हम इंटेक करते हैं तो वो हमारी बॉडी की टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है, जिससे कि हमारी मसल्स वीक नहीं होती और हमारा नर्वस सिस्टम भी ठीक से काम करता है। So good food source of vitamin E includes nuts and seeds। जो भी आलमंड्स हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, जो भी ऑयली फूड होता है, ऑयली फूड के अंदर विटामिन ई हमें मिलता है। Why? Because vitamin E is fat soluble and it is produced by plants। जब प्लांट्स विटामिन ई प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो ऑयल सीड्स के अंदर इसको स्टोर करते हैं। तो ऑयल सीड्स जब भी हम इंटेक करते हैं तो उसके साथ में हमें विटामिन ई भी मिल जाता है। Vegetable oil such as olive oil and sunflower oil, spinach, broccoli and avocado, इसके अंदर भी हमें विटामिन ई मिल जाता है। Now let's talk about vitamin K। It helps in clotting of blood। जब भी हमें कभी चोट लगती है, कहीं पे हमें स्किन कहीं पे कट हो जाता है तो उसमें से ब्लड आउट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो ब्लड इनफाइनाइट टाइम के लिए एकदम लगातार बहते नहीं रहता। वो ब्लड एक टाइम के बाद में वहीं पर जम जाता है और वहीं पर क्लॉट हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। जब ब्लड कट के स्पेस पे जहाँ पर भी हमें कट लगा है वहाँ पर जब खून जमा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। और ये ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से होती है? ये ब्लड क्लॉटिंग होती है विटामिन के की वजह से। अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाए या फिर हमारी बॉडी अगर विटामिन के ठीक से एब्जॉर्ब ना कर पाए तो क्या होगा? तब ये होगा कि जब भी हमें कट लगेगा तो वहाँ से लगातार ब्लड बाहर निकलता रहेगा, ब्लड स्पिल होता रहेगा। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हेमोरेजिक कंडीशन। हेमोरेजिक कंडीशन मतलब जब हमारे बॉडी में विटामिन के नहीं है तो ब्लड लगातार कट से बाहर निकल रहा है, इस कंडीशन को कहते हैं हेमोरेजिक कंडीशन। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हमें विटामिन के प्रॉपर अमाउंट में इंटेक करना चाहिए। और ये कहाँ पर मिलेगा? अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, कैबेज, सोयाबीन एटसेट्रा, दे आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन के। नाउ डिफरेंस बिटवीन विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। या फिर आप इसमें पढ़कर भी और अच्छे से समझ सकते हैं। द फर्स्ट मिनरल वी विल डिस्कस अबाउट इज आयरन। आयरन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या चीज होता है? हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है? हीमोग्लोबिन एक्चुअली ऑक्सीजन को ट्रैप करने का काम करता है। जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन लंग्स में जाता है और लंग्स से वो ब्लड में जाता है, लेकिन ऑक्सीजन ब्लड के साथ अच्छे से नहीं घुल मिल सकता क्योंकि ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी इन द ब्लड इज लेस देन सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आसानी से घुल सकता है लेकिन ऑक्सीजन ब्लड में आसानी से नहीं घुल सकता। तो ऑक्सीजन को ब्लड में घोलने के लिए हमें हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो उसके मॉलिक्यूल को ट्रैप कर लेता है, उसके मॉलिक्यूल को पकड़ लेता है और इस तरह से आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन ट्रैप हो जाता है और आरबीसी फिर हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जाकर ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। इसलिए ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेस एनीमिया। जब भी हमारे बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, आयरन की कमी होती है, तो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो आरबीसी की भी कमी हो जाएगी, रेड ब्लड सेल की भी कमी हो जाएगी। और जब हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल की कमी हो जाएगी तो हमारे ब्लड के अंदर जो रेडिशनेस है वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी जब हमें पीली पीली नहीं सफेद सफेद आंखें दिखते हैं, सफेद सफेद नाखून दिखाई देते हैं, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं अनीमिया, कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है।
सो रिच सोर्स ऑफ आयरन आर लीवर, जो भी मीट खाते हैं उसमें जो लीवर का पार्ट रहता है उसमें आयरन अच्छी खासी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मीट, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पेशली स्पिनाच, पालक के अंदर आयरन बहुत अच्छे अमाउंट में मिलता है। एप्पल, व्हीट, ग्रेन्स, ये सारी चीज़ों में आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें लिखने के हिसाब से याद रखना है, उसमें याद रखना है हमें एक लीवर, स्पिनाच और जैगरी। जैगरी मतलब गुड़, स्पिनाच मतलब पालक, लीवर मतलब मीट का वो पार्ट, जैसे कि बॉडी में लीवर होता है वैसे ही एनिमल्स के लीवर के अंदर आयरन अच्छे खासे अमाउंट में मिल जाता है। नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम इज अगेन अ मिनरल। क्यों? क्योंकि कैल्शियम डायरेक्टली हम एनवायरनमेंट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह से हम आयरन डायरेक्टली एनवायरनमेंट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से कैल्शियम भी हम एनवायरनमेंट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। हमारी बॉडी के अंदर जो भी बोन्स बनी है वो मेनली कैल्शियम से बनी हुई है। तो कैल्शियम से हमारी जितनी भी बोन्स बनी हुई है, अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी हमारी बॉडी में तो क्या होगा? रिकेट्स हो जाएगा। रिकेट्स जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इस बच्चे के पैर आप देख रहे होंगे कि ये सी शेप में बेंड हो चुके हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस बच्चे के शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, और जब भी ये बच्चा खड़ा होता है तो इसका पूरा वेट पैरों पर पड़ता है, और इसलिए पैर जो हो गए वो बेंड हो गए, क्योंकि दे आर नॉट स्ट्रांग इनफ टू टेक अप दिस मच ऑफ लोड। ऑस्ट्रोपोरोसिस भी एक दूसरी बीमारी होती है। ऑस्ट्रोपोरोसिस में क्या होती है? हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। किस तरह से? हमारी हड्डियां जो होती है वो थोड़ी सी स्पॉन्जी हो जाती है। जैसे कि हम स्पॉन्ज देखते हैं ना, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक उसी तरह से हमें हमारी हड्डियों के अंदर भी ऐसा स्पॉन्जीनेस आ जाता है और छोटे छोटे छेद हो जाते हैं उसके अंदर। उस कंडीशन को कहते हैं ऑस्ट्रोपोरोसिस। द रिच सोर्स ऑफ आयरन इन लीवर, मीट, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स स्पेशली स्पिनाच, एप्पल, व्हीट, ग्रेन्स, टर्निप, जैगरी, इसमें भी कैल्शियम अच्छे खासे अमाउंट में हमें मिल जाता है। तो आप देखेंगे कि हमें आयरन और कैल्शियम लगभग एक ही टाइप के फूड में हमें मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दे बोथ आर मिनरल्स। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। ये भी जितना जरूरी हमारे कैल्शियम है उतना ही जरूरी हमारे लिए फॉस्फोरस है, क्योंकि हमारी हड्डियां मेनली कैल्शियम से बनी है, लेकिन उसमें अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस भी इन्वॉल्व होता है। तो हमारी हड्डियां दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। It helps in formation of strong bones and teeth and for making energy rich compounds in the cell of our body. हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं उसके फॉर्मेशन के लिए भी फॉस्फोरस बहुत जरूरी होता है। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेस रिकेट्स। जब हमारे बॉडी में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दोनों की कमी हो जाती है, द कंडीशन इज कॉल्ड रिकेट्स, और इससे ऑस्ट्रोपोरोसिस भी होता है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। द रिच सोर्स ऑफ आयरन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअली फॉस्फोरस का भी वही सोर्स है। मीट, फिश, एग, होल ग्रेन, बनाना। बनाना इज स्पेशल अबाउट फॉस्फोरस। बनाना में जो हमें फॉस्फोरस मिलता है वो हमें कई दूसरी जगह पर उतने अमाउंट में फॉस्फोरस हमें नहीं मिल पाता, इसलिए हमें बनाना का कंजम्पशन रेगुलर करना चाहिए। नेक्स्ट इज आयोडीन। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे गले के अंदर एक ग्लैंड होती है। जब वो ग्लैंड क्या होता है, हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं वो ग्लैंड में प्रोड्यूस होते हैं। तो वैसे ही हमारे गले में एक ग्लैंड होती है जिससे कि एक सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसे थायरोक्सिन कहते हैं। ये थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है। ये थायराइड ग्लैंड जब स्वेल हो जाती है, जब इसमें सूजन आ जाती है, उस कंडीशन को कहते हैं जॉइटर। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज जॉइटर विच इज स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। जब थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाती है, स्वेल होके इस तरह से हो जाती है, बहुत मोटा सा गला दिखने लगता है, इस कंडीशन को कहते हैं जॉइटर। और ये जॉइटर कब होता है? जब हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी होती है। इट में ऑल्सो कॉज मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। आयोडीन बच्चों के मेंटल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बच्चों के खाने में आयोडीन का प्रॉपर अमाउंट नहीं होता है तो वो मेंटली वीक हो जाते हैं। आयोडाइज सॉल्ट एंड सी फूड आर द सोर्स ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट। आयोडीन का हमारे फूड में सिर्फ एक ही सोर्स होता है, वो होता है सी फूड एंड सॉल्ट। सॉल्ट भी कौन सा? आयोडाइज्ड सॉल्ट। आजकल जो भी मार्केट में अवेलेबल सॉल्ट है, इट इज आयोडाइज्ड सॉल्ट ओनली। इसलिए हमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आयोडीन हमारे बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में मिल जाता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स हमें आयोडीन
नहीं दे सकते। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, आवर बॉडी कंस्टिट्यूट 75% ऑफ वाटर। हमारी बॉडी में जो है 75% वाटर है। इट प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स एंड वाइटल पार्ट्स ऑफ अ लिविंग टिश्यू। अब 75% वाटर है तो हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में वाटर डेफिनेटली मौजूद होगा। वाटर सराउंड्स द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक। वाटर के वजह से हमारी बॉडी को शॉक से भी प्रिवेंशन मिलता है। वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। अब वाटर क्या करता है, जब हम प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक करते हैं तो वो हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। डाइजेशन करने के बाद में जो न्यूट्रिशंस रहते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड को भी प्रॉपर फंक्शनिंग में वाटर हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू एक्सक्रीट अनवांटेड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर थ्रू प्रेस्पायरेशन। व्हाट इज प्रेस्पायरेशन? जो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है उसे कहते हैं प्रेस्पायरेशन। तो हमारी बॉडी किस चीज़ में वाटर किस तरह से हमारी बॉडी को हेल्प करता है? यूरिनेशन से वो हमारे बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं वो उसको भी बाहर निकाल देता है। दूसरा, हमें जो गर्मी लगती है तो पसीना आता है जिससे कि हमारी बॉडी ठंडी रहती है, और ज़्यादा गर्मी से हमारा मसल जो रहता है वो ज़्यादा डैमेज नहीं होता। तो वो प्रेस्पिरेशन जो हमें स्वेटिंग होती है उसमें भी वाटर ही हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। इट कंस्टिट्यूट्स द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड कॉल्ड प्लाज्मा। अब हमारे ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं उसमें भी वाटर अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नॉर्मली वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। ऐसा कहा जाता है कि 2.5 से 3 लीटर हमें पानी डेली पीना चाहिए। वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जब भी हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है इस कंडीशन को कहते हैं डिहाइड्रेशन। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ब्लड गेट्स थिकर विच में कॉज सीवियर पेन एंड क्रैम्प। जब भी हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि हम जब डिहाइड्रेशन होगा तो ब्लड में से वाटर बाहर निकल जाएगा। जब वाटर बाहर निकल गया तो ब्लड क्या हो जाएगा, बहुत गाढ़ा हो जाएगा, बहुत थिक हो जाएगा। जब ब्लड बहुत थिक हो जाएगा तो उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में बहुत दिक्कत होगी, वो ठीक से हमारे वेन्स में फ्लो नहीं कर पाएगा। इसके वजह से हमें कमज़ोरी भी आएगी, चक्कर भी आएंगे और बहुत सारी दिक्कतें जैसे कि पेन होना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर हमारे बॉडी में हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। रफेज और डाइटरी फाइबर्स, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रफेज फूड का वो पार्ट होता है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। जैसे कि फूड का वो कंपोनेंट जो कि हम खाते हैं लेकिन हमारी बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, उसे कहते हैं रफेज। रफेज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट। मतलब ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्टार्च होता है, इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि ये हमारी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती। सो इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट। इससे हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता। फाइबर एड्स बल्क टू द स्टूल। जो हमारे बॉडी में स्टूल प्रोड्यूस होता है जो कि हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं टॉयलेट में, उसमें मेन जो कंपोनेंट होता है वो फाइबर का होता है। इट प्रमोटिंग रेगुलर बोवेल मूवमेंट एंड प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। अगर हमारे फूड में सही साठ अमाउंट में, अच्छे अमाउंट में रफेज, डाइटरी फाइबर्स ये सब प्रेजेंट होते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती है। कॉन्स्टिपेशन मतलब जब हमारा पेट साफ नहीं हो पाता ठीक से, उस कंडीशन को कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। हाई फाइबर फूड टेंड्स टू बी मोर फिलिंग एंड कैन हेल्प कंट्रोल एपेटाइट। जैसे कि कई लोग बहुत मोटे हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, डाइटिंग पे चले जाते हैं। जब वो डाइटिंग पे जाते हैं तो वो रफेज का ज़्यादा इंटेक करते हैं ताकि उनका जो पेट है जल्दी से भर जाए और उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस अवेलेबल ना हो, ताकि उनके बॉडी, क्योंकि उनके बॉडी में ऑलरेडी ओबेस हो चुकी है। ओबेसिटी मतलब उनके बॉडी में ऑलरेडी हायर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस प्रेजेंट है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा प्रेजेंट है, तो उनको फूड में ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या करते हैं, ऐसा फूड इंटेक करते हैं जिसमें कि रफेज या फिर डाइटरी फाइबर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, जिससे कि उनका पेट जल्दी भर जाता है और कम न्यूट्रिशंस होते हैं। और जब कम न्यूट्रिशंस होते हैं तो बॉडी को भी कम न्यूट्रिशंस मिलते हैं। इससे उनको वेट लॉस करने में, वेट कम करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसलिए हमें हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि हमारे फूड में सफिशिएंट अमाउंट में रफेज और डाइटरी फाइबर मौजूद हो। फाइबर कैन सप्लाई फूड फॉर द बैक्टीरिया दैट लिव्स इन आवर कोलून। हमारे बॉडी के अंदर
जो लार्ज इंटेस्टाइन के पास में एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं कोलोन। कोलोन के अंदर बैक्टीरिया मिलता है जो कि हम हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो कोलोन के पास में जो बैक्टीरिया मिलता है जो कि हमारे फूड को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, तोड़ने के लिए, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उस बैक्टीरिया को भी फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका फूड क्या है? ये डाइटरी फाइबर्स। सो अगर बैक्टीरिया रहेगा तो हमारा फूड भी अच्छे से डाइजेस्ट होता जाएगा। विच प्रोड्यूसेस केमिकल्स दैट इम्प्रूव्स कोलोन हेल्थ। To incorporate more dietary fibers into our diet includes foods such as whole grains, fruits, vegetables, leguminous nuts and seeds. कुल मिलाकर के बात यह है कि जितना हम कच्चा खाना खाएंगे, जितना हम रॉ मटेरियल खाएंगे, जितना हम सलाद खाएंगे, जितना हम अंकुरित अनाज खाएंगे, उसमें डाइटरी फाइबर्स बहुत अच्छे खासे अमाउंट में होता है। तो जितना भी हम कच्चा खाना खा सकते हैं, जितना भी हम रॉ फूड खा सकते हैं, उसके अंदर डाइटरी फाइबर्स अच्छे अमाउंट में अवेलेबल होता है। स्पेशली इन वेजिटेरियन फूड। वेजिटेरियन फूड में डाइटरी फाइबर्स बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम मैक्सिमम वेजिटेरियन फूड ही खाएं। बस इतना ही है भाई, इसको पढ़ लो अच्छे से।